मिलाकर जो स्थिति बन रही है, प्रधानमंत्री ने ही खुद 400 पार का नारा दिया और ये अभी से ही दिख रहा है कि बार बार वही नारा याद दिलाया जाएगा। अगर 272 के आगे भी जाते हैं और स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार भी बनती है, फिर भी मीन मेख निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अंजना जी, चुनाव का ये अभिन्न हिस्सा है। दावे, वादे, आरोप, प्रत्यारोप, वार पलटवार, यही तो चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाता है। दोनों तरफ से आप धुआंधार तोप, बंदूकें, अस्त्र शस्त्र चलने दीजिए। मैं वापस कहता हूं कि 1 जून का इंतजार कीजिए। हम आपको पूरी की पूरी 543 सीटों का ब्यौरा बताएंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि कितने इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। मुख्य पार्टियों की तो चर्चा करेंगे ही संख्या की, इंडिपेंडेंट का भी बताएंगे। आप मेरी बात का विश्वास रखिए और थोड़ा सा और इंतजार करिए। इतना कर लिया, थोड़ा और बाकी है, 1 सप्ताह की बात। ठीक है, इतना बताइए कि किसके तोप में ज्यादा गोला बारूद है? गोला बारूद तो नेचुरली जो इनकम्बेंट होते हैं वो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा गोला बारूद दाग रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी दिक्कत ये है कि विपक्ष के गोला बारूद तो है वो, लेकिन बटा हुआ है जरा अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में, तो उसका जोर से नजर नहीं आता। नहीं, हिंट मेरे पास कुछ नहीं है भाई। 3-4 सवाल जल्दी जल्दी लेते हैं, आप पूछे। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के हम मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूं और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा इससे। बनारस के आप भी हैं, बनारस के बगल का मैं भी हूं। अंजना जी भी जा चुकी हैं। बनारस के घाटों की क्या स्थिति है, बनारस में गंगा की क्या स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा है वो भी हम ही करेंगे। कितने साल नहीं हो गए? आप गंगा नदी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, वहां पे देखिए आप। मेरा नाम प्राची कपूर है। मेरा सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है। वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में, वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तो इसी प्रकार हो रहा है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए और पता चल जाएगा यहाँ क्यों हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, अलग जगह हमने गठबंधन किया है। तो वो लोकल अरिथमेटिक के हिसाब से होता है। एक इंटरजेक्शन मैं आशुतोष जी की बात पे कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा मार्च के बाद नहीं, नहीं है मेरा। इन्होंने कहा कि मार्च के बाद ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बहुत बड़ा हो गया है। अरे भाई साहब, कहां बड़ा नहीं था? 2019 में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां सपा बसपा लड़ रही थी। उससे बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस हो नहीं सकता है सपा बसपा आरएलडी। तब हम 62 जीते। आज तो सपा बसपा साथ ही नहीं है। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश। ये वैलिड पॉइंट है आशुतोष। अब दूसरे आइए, सिर्फ हरियाणा और मैं और बताते जाता हूं अंजना जी। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, वहां तो अकेले लड़ रहे हैं। कौन सी इंडेक्स यूनिटी बढ़ गई? 2019 बिहार 40 सीटें। राजद कांग्रेस पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। कौन से? लेकिन महाराष्ट्र आई है, इस बार महाविकास अघाड़ी है। महाराष्ट्र आई है, महाराष्ट्र की इतनी पार्टियां, जनता कंफ्यूज है। कौन असली कौन नकली? हमसे कंफ्यूज नहीं है। उद्धव ठाकरे जी अपनी विचारधारा छोड़ के दूसरी विचारधारा के गोद में बैठ गए। उद्धव ठाकरे का कोर वोटर, जो हिंदुत्व का वोटर है, क्या वो कभी ये मानेगा कि कांग्रेस की गोद में बैठी हुई हम जाके वोट दें? ठीक है आशुतोष जी, अगर हरियाणा और दिल्ली को छोड़ दीजिए, जहां पर अभी टेस्ट होना है इस बात का कि क्या जनता आप और कांग्रेस के अलायंस को एक्सेप्ट करती या नहीं, बाकी ना पश्चिम बंगाल में ना बिहार में इस बार जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की, वो कहां है? हमारे ख्याल से अगर इसको अगर कोई नकारता है कि इंडिया नाम का कोई गठबंधन ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है। सीट्स पे आइए ना। मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया नाम का अगर कोई गठबंधन नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना अपने आप में।
आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जाइए वहां एक गठबंधन एग्जिस्ट करता है और नेशनल लेवल पे एक विकल्प की बात करता है। और इसी गठबंधन की वजह से आपको याद होगा जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी 28 पार्टियों की, तो अचानक रातों रात 37 पार्टियां खड़ी हो गई और ये बताया गया कि हमारा भी गठबंधन उनसे बड़ा है। आज वो 37 पार्टियां कहां है? आज अकाली दल कहां है? वो टीडीपी जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले आवाज उठाई थी कि इस्तीफा देना चाहिए 2002 नाम गिनाएंगे 38 पार्टियों के, मैं भी नहीं ढूंढ पाई। मेरी बात सुनिए। उसी टीडीपी के साथ जिन्होंने पिछली गठबंधन में थे, अब आपको उनके पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ रहा है? अगर आप इतने पावरफुल हैं, क्यों जाना पड़ रहा है आपको? और आपके साथ कौन सा गठबंधन का साथी है? दुष्यंत चौटाला तो आपको छोड़ के चले गए, और यही चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के चले गए थे, शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। तो गठबंधन का धर्म आपको आता ही नहीं है, इसलिए आज संकट में, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए पार्टियां तोड़ रहे हैं। तो एक चीज, नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया, बावजूद इसके कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थे। ये क्या है? मुझे लगता है जब आप ये आप कहते हैं सेलेक्टिव होकर एक ही तरफ बैशिंग कर रहे हैं थोड़ा। ये बीजेपी का तर्क है कि 2 बार सीएम बनाया। मजबूरी नहीं है, ये रियलिटी है, ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखे बढ़े। बिना नीतीश कुमार के क्या भारतीय जनता, कोई ऐसा होगा जो अपनी कुर्सी छोड़ के बोल दे भाई साहब आप आके बैठ जाओ, मैं तो आपसे ज्यादा हूं, मैं आप बैठू मैं? अंजना जी, करता है? हम ये नहीं करते हैं कि एक राज्य में दोस्ती या दूसरे राज्य में कुश्ती, जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और कम से कम संजय पीडीपी जी, वाला गठबंधन तो नहीं है ना। ये जो फैक्टर आशुतोष जी बता रहे हैं कि एक परसेप्शन तो कम से कम है ना कि कश्मीर से लेकर दक्षिण तक इंडिया अलायंस एक है फैक्टर, जो एक विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। क्या वो एक इशू है इस बार जनता के? बिल्कुल है। 2019, 2014 और 2024 के चुनाव का जिक्र हो रहा है, और आप देखें 2019 में बिल्कुल बिखराव था विपक्षी पार्टियों के बीच में, और जो कुछ भी गठबंधन बनाने की कोशिश की भी गई थी, लेकिन जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट का, उसके बाद विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था। लेकिन 2024 में विपक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। कई राज्यों में विपक्ष ने अच्छा गठबंधन बनाया है, और अब तो 6 चरण के चुनाव हो गए, और अगर आप 6 चरण के चुनावों को देखें तो मुझे लगता है विपक्ष ने चुनाव अच्छा लड़ा है। अब वो अच्छा चुनाव लड़ने का मतलब ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष चुनाव जीत रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है अगर आप 2019 से तुलना करें 2024 में, तो स्थिति आज वो नहीं है। अगर आप मैं ये कहूं आज 25 मई 2024 और 25 मई 2023 के टेम्परेचर की बात करूं, आज वो टेम्परेचर नहीं, आज बहुत गर्म है। पिछले साल 25 मई को ये टेम्परेचर नहीं था। मौसम की बात करें या सियासी मौसम के जरिए सियासी मौसम की बात कर रहा हूं। आपने जैसे ये लाइन कही ना कि विपक्ष लड़ तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत रहा है, तुरंत वो बगल से बोलने लगे आएगा तो मोदी ही। अंजना जी एक चीज, क्या ये सिनेरियो दिख रहा है संजय जी, जो बीजेपी अंत में लाइन में कह देती है? जैसे मैंने टेम्परेचर के बारे में भी कहा, तो ऐसा नहीं है कि 25 मई 2023 को बिल्कुल 16-18 डिग्री टेम्परेचर था और आज 42 डिग्री है। पिछली बार भी 40 के आसपास था, आज 42-43 है। फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक। अरे अंजना जी, तापमान बढ़ेगा तभी तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। सर, 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आ गए, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। भाई पूरे देश के अच्छे दिन आ गए। आप गूगल रखे हुए मोबाइल में, जरा खोलिए स्कॉच की रिपोर्ट खोलिए जरा। आप देखिए स्कॉच कमेटी जो इसने रिपोर्ट दी है। अरे भैया SOC सीधे स्कॉच कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका जवाब दे रहा हूं। आपको स्कॉच याद आ रहा है? उसी की कमेटी की रिपोर्ट गया कि आप स्कॉच की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। 40 करोड़ रोजगार, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार जनरेट हुए पिछले 10 साल में, ये अध्ययन की रिपोर्ट कहती है। आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी 40 करोड़ नहीं जनरेट हो सकती। अंजना जी, 2 करोड़ रोजगार कहा था, उससे ज्यादा रोजगार मैं साफ कहता हूं, चुनाव दर चुनाव हम लोगों ने सर्वेक्षण किए। भले ही बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीत कर आई, उसमें मध्य प्रदेश, आप यूपी, असम, सबका जिक्र कर लें, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब भी हमने सर्वेक्षण किया, तकरीबन 70-80% लोग कहते हैं पहले से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके अगर वो जिता रहे हैं बीजेपी को, तो ये क्या कहता है? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है जो डिसिसिव है आपके वोट देने के निर्णय पर, लेकिन वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है वो गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे हैं?
ये ऐसा मुद्दा है इन सब की एकदम आलोक जी को सांस जवाब फूल देना चाहिए जाती है। माइकल से। आलोक जी फूल को जवाब जाती है। देना मैं चाहिए। बिल्कुल जवाब दे सांस रहा हूं। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है। ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है, उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात आशुतोष जी की पार्टी मुझे हाँ ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आप कितना संविधान को मानते हैं? आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमने 10% दिया। मेरा अच्छी नाम तरीके से रूपाली समझ शर्मा है। लीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी ये मोहब्बत की विकास दुकान से। चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जिसलिए दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसकी? ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है वो। देखिए, एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखेंगे तो मेन मुद्दे से शायद हम भड़क रहे हैं। मोदी जी खुद राहुल गांधी का एक्सप्रेशन है, मजाक है क्या? देखिए आपके बीच में उन्होंने एक बार में बोला है। मिस्टर आलोक, नो। देखिए, मोहब्बत का मतलब है बराबरी, समानता। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण पे हमला कैसे हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता, आरएसएस के नेता ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, आरएसएस के नेताओं ने साफ कहा है कि जातिगत आरक्षण को हटाना चाहिए। ठीक है। नहीं, और तीसरी बात है, संविधान बदलने की बात नहीं, की। संविधान तो बदलने की बात, उसमें आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, ओबीसी का वर्ग, आपने मेजॉरिटी की बात की, सबसे बड़ा हिंदुओं में वर्ग है ओबीसी। इनकी गिनती ये करना नहीं चाहते। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था गिनती करेंगे, 2020 में फॉर्म निकले, कोई गिनती का कोई वो नहीं था। अब जाके जो ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं, जो योजनाएं हैं, 7,000 करोड़ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है, और भी हेड्स हैं, ये गिनती नहीं करना चाहते ओबीसी का। 1931 के आंकड़े हैं जिसके बेसिस पे वर्तमान में योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये कहते हैं आधुनिक देश है, तरक्की हो रही है, तो 93 साल पुराने डेटा के आधार पे आज की योजनाएं क्यों बनी जा रही हैं? सबसे बड़ा ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाहता? ठीक है, चलिए 2 सवाल और लूंगी, आप आ जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजोरिटिज्म माइनॉरिटिज्म की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सब कुछ करने वाले हैं।